Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. We'll discuss about these articles. A very interesting one. This particular article is really very interesting. ये आपके जीएस पेपर 3 में बहुत आपको काम आएगा. इकोनॉमिक्स सेक्शन से लिंक करता है. आप यूजुअली सवाल भी अगर मेंस में देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो यूपीएससी ने अधिकतर ऐसे सवाल पूछे हैं जो जीडीपी से कनेक्ट करते हैं वन वे और दी अदर. आप देखना मतलब एज इन दे विल टॉक अबाउट मतलब रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ. अब जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो आप क्या, मैं जब ये आर्टिकल पे आऊँगी ना तो चलो तभी ये बातें करूँगी. तो बेसिकली यहाँ पर बात होगी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की. अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड इट विल डेफिनेटली एनहांस द वैल्यू ऑफ योर आंसर्स. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. अभी मैं पहले ही यही आर्टिकल लूँगी, उसके बाद आई विल मूव अहेड विद द अदर वन. फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे. ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन सी नदी बहती है यहाँ से, यहाँ कैसे आपको फ्लोरा फना वेजिटेशन देखने को मिलेगी. एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट अ स्कीम, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम. ठीक है, so this will be a topic of discussion. You can subscribe to the platform, you can share your feedbacks, whatever is your genuine feedback. Do let me know in the comment section. I do read the comments and mark your attendance by liking the lecture. If you guys are preparing for 2026, so there is a foundation course for you that Shriram IAS has bought, जिसमें you will get thematic lectures, previous year questions, current affairs, CSAT classes, everything will be taken care of. One-to-one mentorship is there. So if you want to get yourself enrolled, this number is on your screens. Contact them and they will give you the complete picture of it. Then you can refer it for your preparation. Now, as far as this gross domestic knowledge product is concerned, why it is in news? GDKP. See, I'll not repeat it again and again, the full form of it. So whenever I'll say GDKP, that means gross domestic knowledge product. Now, what they want to say? They say कि see, the aim अब क्या है? Aim is to measure the role of, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसमें नॉलेज का भी एक रोल है, इनोवेशन का भी रोल है. There are intellectual contributions also in the economic development, in the social development. So we calculate GDP always, gross domestic product. GDP बढ़ा है, GDP गिरा है. GDP अगर बढ़ता है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड विद थोड़ी इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, डिमांड बढ़ती है, डिमांड होती है तो लोग खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं तो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है तो और जॉब्स मार्केट में आती हैं. सो ओवरऑल विन विन सिचुएशन हर चीज़ के लिए रहती है. ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम जीडीपी जब मेजर करते हैं, अगर आपने देखे हो मेथड्स, सो इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरी टर्म्स. सिर्फ अच्छा खर्चा देख लिया, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड से निकाल लिया, तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट ट्रैक किया जा रहा है ना. क्या आप इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकाल सकते हो? नहीं. जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है. जीडीपी तो तब भी बढ़ जाएगा अगर मान लो एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और एक तरफ वो गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे, तो क्या आप बोलोगे कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन क्या लोग उस देश के खुश हैं? वी हैव दिस हैप्पीनेस रिपोर्ट. क्या मेंटल पीस है वहाँ के लोगों में? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी टॉक अबाउट क्या वहाँ के एथिक्स कैसे हैं उस देश के, राइट. वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी फैक्टर. वी टॉक अबाउट कि क्या वहाँ पर विमेन को एम्पावरमेंट है या नहीं है, जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है, राइट, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है. सो दीज आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. क्या आप ये देखते हो जब आप देखो इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसके बाद जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हो किसी भी चीज़ की, तो वो जीडीपी अकेला नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ ये देख रहा है कि जीडीपी क्या है, एक मेजर है, टूल है टू मेजर नेशनल इनकम, राइट. लेकिन वो सिर्फ बात इनकम की आ रही है. देश में स्किल्स कैसी हैं, हेल्थ कैसी है, एडुकेशन कैसी है, हैप्पीनेस कैसी है. अगर मान लो किसी देश में क्राइम बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और आप पैरेलली कह दो जीडीपी बहुत सही जा रहा है, स्किल्स लोगों में है नहीं, तो क्या आप उसको एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ मानोगे? इज इट रियली एन इकोनॉमिक ग्रोथ? मतलब
क्या विल यू कंसीडर इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इवन वो एक्चुअल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही ना. सो आप अगर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे सो पहला चैप्टर ही जीडीपी पे है, एंड सेकेंड चैप्टर यू सी दैट इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आप मेंस में क्वेश्चंस उठाइए, वो आपसे बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके कि इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या फीचर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं. सो ये सारा कुछ स्टैटिक और करंट का मिक्सचर है. सो अब जब आप आंसर लिखेंगे सो ये बहुत अच्छी टर्म अब न्यूज में आ गई है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज जीडीकेपी? जीडीकेपी एक ऐसा नया आइडिया है टू मेजर कि हाउ, अच्छा अगर आपने वो देखा हो, देर इज अ रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट का एक्चुअली नाम स्किप हो रहा है, बट दैट रिपोर्ट टॉक्स, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों आया? इसीलिए आया था ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या पैरामीटर्स हैं कि उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों का कैसा है, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, राइट. सो जीडीकेपी यही है, इट इज टू मेजर कि कंट्री की इकोनॉमी में नॉलेज, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आप ऐड करें, दैट इज जीडीकेपी, नॉलेज प्रोडक्ट. राइट नाउ हम जीडीपी यूज करते हैं टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है ऑन प्रोडक्शन, गुड्स की कितनी सेल हो रही है, कितनी ओवरऑल फाइनल गुड्स देश में बन रही हैं, कितनी सर्विसेज आप अच्छी प्रोवाइड कर पा रहे हैं. बट बियॉन्ड दिस, what about research, what about patents, what about artificial intelligence, what about education, what about the digital advancements that are going on? So ये सारी चीजें भी important है. So सवाल ये आता है, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. अगर मैं चाहती तो ये लाइंस पढ़ सकती हूँ, बट लाइंस पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, मेरा काम ये नहीं है. मेरा काम है आपको समझाना. सो रीड द लाइंस बाय योरसेल्फ. अब मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ, यू कैन मेक योर शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, ठीक है. सवाल आपके मन में दूसरा ये उठना चाहिए कि इंडिया को जीडीकेपी जैसे मेजर की ज़रूरत क्यों है? जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इन वेरियस एरियाज, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डिजिटल सर्विसेज में, बहुत से बिजनेसेस आज के टाइम पे रिलाय करते हैं ऑन नॉलेज. हम बोलते हैं ना कि डेटा इज द न्यू ऑयल, राइट. तो रिसर्च पे बात हो रही है, नॉलेज पे बात हो रही है, फिजिकल गुड्स पे बात नहीं हो रही है इतनी. हालांकि हमने एक आर्टिकल और भी देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं, हमें बैलेंस लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सो बिजनेसेस टुडे रिलाई ऑन नॉलेज रेदर देन दीज फिजिकल गुड्स, बट जीडीपी इज नॉट फुली रिफ्लेक्टिंग इट. सो जीडीकेपी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है कि हाउ मच नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर. सो आज के टाइम पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट्स ओनली. कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं नॉलेज में भी, राइट. इट इज मोर अबाउट यू बीइंग मोर कॉम्पिटिटिव, यू बीइंग मोर इनोवेटिव. सो मैट्रिक लाइक जीडीकेपी कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक बेटर पॉलिसीज सो दैट यू कैन सपोर्ट नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्रीज, जो इम्पैक्ट नॉलेज का आता है ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. सो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें चाहिए, राइट. सो इट मैटर्स. अब ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज ले लो, दे आर नाउ लुकिंग बियॉन्ड जीडीपी टू मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट. वाई? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे. इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, राइट. सो इंडिया वॉन्ट्स टू अलाइन विद दीज एफर्ट्स by developing its own method, that is GDKP, to track the knowledge contribution, right? Sorted है. So जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स हैं राइट नाउ, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, रिसर्च है, दे आर इंक्लूडेड अंडर GFCF, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन द GDP calculation, right? But this method is not fully capturing the broader role of knowledge, of innovation, of intellectual contribution in the economy, right? So नीति आयोग ने ये GDKP का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार कब प्रपोज किया था? 2021 में, राइट. एंड अच्छा, एक चीज और है, हम यूजुअली बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, मार्केट प्राइस पे,
और वो जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी। ये देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? दैट इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कम अप विद योर आंसर कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्यों देखते हैं, जब हम फैक्टर कॉस्ट पे भी देख सकते हैं, देख सकते हैं नहीं देख। अच्छा, हम नॉमिनल जीडीपी क्यों देखते हैं, रियल जीडीपी, जबकि एक्चुअल में आपको बताएगी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। वाई वी सी टेक नॉमिनल जीडीपी? क्योंकि रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी बेस ईयर देखती है और बेस ईयर बाकी हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। अब मार्केट प्राइस पे देखते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे देखते हैं, वो आप मुझे बताना, ये आपके लिए सवाल है। चलो, ये मैंने बता दिया कि नॉमिनल जीडीपी देखी जाती है, मार्केट प्राइस पे देखी जाती है या फैक्टर कॉस्ट पे देखी जाती है, और जिस पे भी देखी जाती है तो उस पे क्यों देखी जाती है। ठीक है, before moving ahead, let me tell you, Shriram IS has brought this great initiative for you all. There is a podcast series where best of faculties discuss some of the very important dialogues, geopolitical dialogues, the hot burning issues they discuss. See, like why West Asia always in crisis. हमने कल वेस्ट एशिया की बात करी थी. We talked about मिडल ईस्ट, सॉरी. So ये आर्टिकल जो है, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कस किए जाते हैं. जो भी वो डिस्कशन करते हैं आप उनको नोट कर सकते हो, मेंस में लिख सकते हो, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो. सो दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज. एंड अदर सीरीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन, टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सॉर्टेड है. चलिए, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. A deep sea fishing expedition by Fisheries Survey of India recently revealed several high productive, potentially untouched fishing grounds in the अरेबियन सी. कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि अ डीप सी फिशिंग स्टडी इन द अरेबियन सी, दिस देयर इज अ सर्वे दैट इज कंडक्टेड रिगार्डिंग दैट, और उससे ये पता चला there are new areas that are rich in fish resources. They are highly productive. They have a large number of fish, simple terms में बोलूँ तो, right? So हम बात कर लेते हैं फिश सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. तो कॉमन सेंस है कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की मिनिस्ट्री सर्वे से जुड़ी होगी एंड इज द नोडल फिशरी इंस्टीट्यूट. एफएसआई की जब हम बात करते हैं, सो एफएसआई का मेन ऑफिस मुंबई में है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इसका मेन काम है फिश रिसोर्सेज का सर्वे करना, स्टडी करना. कहाँ पर? इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में. यहाँ आपकी कोस्ट लाइन आ जाती है. कोस्ट लाइन के बाद कितने नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल जोन रहता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, इंडिया के कहाँ कहाँ पर कितने राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी कंट्री के कितने राइट्स होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. होमवर्क है. ठीक है. कमिंग बैक, हिस्ट्री की बात करते हैं एफएसआई की. 1946 में इट वाज एस्टैब्लिश, एक डीप सी फिशिंग स्टेशन की तरह, जिसका मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ ऑग्यूमेंटिंग द फूड सप्लाई थ्रू डेवलपमेंट ऑफ डीप सी फिशिंग. राइट. 1974 में एक सर्वे इंस्टीट्यूट बन गया. इट हैड द स्टेशंस इन ऑल द मैरीटाइम स्टेट्स एंड एफएसआई. अब नाम पता ही चल रहा है क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये. To understand the fish resources better, to ensure that fishing is done in a way जो profitable हो, efficient हो, fish population को harm नहीं पहुंचाए, food security, marine conservation को support करे. That is it. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे. This I have discussed. ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मैप में आपको मालूम होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके आसपास और कौन कौन सी जगहें हैं, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है, दे हैव प्लान टू बिल्ड अ विलेज फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द बफर जोन ऑफ द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बफर जोन क्या होता है? ये है कोर, फिर आता है बफर जोन, और फिर आता है बाद में. तो कोर जोन के अंदर मेन मतलब जब आप चाहते हैं कि ये मेरा इकोसिस्टम जो है, मान लो एक्स नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वो सेफ रहे, वहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन बाहर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, तो बीच में एक बफर जोन होगा ना, राइट? सो बफर जोन होता है दैट इज क्लोज टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? सो हियर, सिंस दिस बफर जोन इज क्लोज टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देयर इज अ रिस्क that wild animals might attack, they may harm the tribal residents. So this decision has raised two main concerns.
कि जब लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहने लगेंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के एनकाउंटर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, लाइफ स्टॉक अटैक हो सकता है, एंड देयर कैन बी अदर पॉसिबल फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में। कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पड़ती है। 181 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसका नाम पड़ता है, ब्रह्मगिरी पीक है जहां से ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ता है। लक्ष्मण तीर्थ नदी है जो सेंचुरी से गुजरती है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। अनड्यूलेटिंग टेरेन है यहाँ पर, स्टीप वैलीज हैं यहाँ पर, एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, बैम्बूज हैं, कॉफी और कार्डेमम की प्लांटेशन बहुत होती है। लॉयन टेल मैक्यो, आपको ये इट इज अ होम टू दिस पर्टिकुलर एरिया। दिस स्पीशीज बेसिकली is found mainly in this area. टाइगर, एलिफेंट्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मूविंग अहेड with the next article, 14th Asian Fisheries and Aquaculture Forum is being organized in New Delhi during 12th to 14th of February. तो अभी हमने फिशरीज के बारे में देखा ही है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राइनियल इवेंट है, एनुअल नहीं है, बाइनियल नहीं है, ट्राइनियल है, ध्यान में रहेगा। स्टेटमेंट बन सकती है, गलत होने की संभावनाएं बहुत है। तो 3 साल में एक बार होता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? एशियन फिशरी सोसाइटी। ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप दैट वर्क्स टू इम्प्रूव द फिशिंग एंड फिश फार्मिंग इन एशिया। पर्पस क्या है? एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स अलग अलग कंट्रीज से साथ में आते हैं। दे डिस्कस द वेज हाउ यू कैन इम्प्रूव एक्वाकल्चर, हाउ यू कैन इम्प्रूव फिशिंग। तो एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है। सो द फोरम हैज बीन सक्सेसफुली होस्टेड इन मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस एशिया। इंडिया के अंदर दूसरी बार ये हो रही है, पहली बार 2007 में हुई थी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को दिखा सकता है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और इस सेक्टर में और इनोवेटिव अप्रोच कैसे लाई जा सकती है जो इकोनॉमिकली वायबल हो, रिजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो। जिस तरीके से ब्लू इकोनॉमी आज के टाइम पे रैपिडली एक्सपैंड कर रही है, तो सरकार की पॉलिसीज में और प्रोग्रेसिव आने की, सरकार की पॉलिसीज भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होनी चाहिए। सो इस सेक्टर में इंडिया हैज एमर्ज अ की प्लेयर इन द सस्टेनेबल फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर। इंडिया टोटल फिश प्रोडक्शन में 2nd पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। और जब हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। राइट, इस बार की थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, दैट कैन बी आस्क्ड, थीम पूछी जा सकती है। तो जो 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम है, एक मेजर इवेंट है जहां पर 1000 डेलीगेट्स 24 कंट्री से आएंगे। रिसर्चर्स होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स होंगे और स्टेक होल्डर्स होंगे। जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय एशियन फिशरी सोसाइटी कुआलालंपुर, हमारी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एशियन फिशरी सोसाइटी इंडियन ब्रांच मैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्कीम बिटवीन यूके एंड इंडिया। न्यूज़ ये है कि बैलेट फॉर दिस ईयर्स यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम विल ओपन नेक्स्ट वीक। इसका मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ना फॉर दिस स्कीम, उसकी बात हो रही है कि सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, अगले हफ्ते होगा। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है? 2021 में दोनों देशों ने ये स्कीम बेसिकली अग्री करी, साइन करी, और जो जब G20 समिट बाली में हुई तो उसमें अनाउंस किया और 2023 में लॉन्च किया। जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनकी एज 18 से 30 साल है, वो यूके जा सकते हैं, 2 साल के लिए पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो एक तरीके की, देखो कितने टाइम से हम इलीगल माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, वी हैव डिस्कस। तो यहाँ पर ऐसी स्कीम्स को आप लेकर आ सकते हैं, वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। कैंडिडेट्स यूके जा सकते हैं एट एनी टाइम वाइल देयर वीजा इज वैलिड, एंड दे कैन लीव एंड रिटर्न एनी टाइम। अपने स्टे के दौरान आना जाना कर सकते हैं वो। कौन एलिजिबल है? जिनकी एज 18 से 30 साल हो, एक बैचलर डिग्री हो उनके पास, दे मस्ट हैव 2530 पाउंड्स सेविंग्स में हो, बच्चा नहीं होना चाहिए, वन मस्ट नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 विद who live with you or whom you are fine। आप किसी को, आपका बच्चा है 18 साल से कम है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अ पर्सन मस्ट बी सिलेक्टेड इन द इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट, वही बैलेट सिलेक्शन प्रोसेस है। आप अप्लाई करें, नाम आ गया, बहुत बढ़िया है। सो ही और शी कैनॉट अप्लाई इफ ऑलरेडी बीन इन द यूके अंडर दिस स्कीम, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो।
In case the applicant is issued a visa, must enter the UK within the 6 months of the date. जब वीज़ा इशू हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर जाना पड़ेगा. वंस इन द यूके आप क्या कर सकते हो, आप किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए आगे पढ़ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट. सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, एज लॉन्ग एज द प्रीमाइसेस आर रेंटेड, यू कैन सेट अप अ कंपनी. इक्विपमेंट इज नॉट वर्थ मोर देन 5,000 pounds एंड डज नॉट हैव एन एम्प्लॉय. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि you can also set your own business. You can become self-employed in the UK as long as you rent your workspace. मतलब you don't own that property. आपके equipment worth होने चाहिए not more than 5,000 euros and you don't hire any employee. Right? So this scheme gives young professionals to live there, to work there, gain experience. कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए. Right? So this was the whole article and this was the whole session. We have discussed important articles. Do remember, do revise, and we'll meet you in the next one. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you, take care.